इससे दुनिया भर में हर साल लगभग 7.6 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है, जो कि लगभग 56 करोड़ यानी कि 56 करोड़ के आसपास है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आसपास या फिर बाहरी दुनिया में जो जो चीज़ें होती है उनके बारे में तो हमारे पास भरपूर नॉलेज है और आए दिन हम कुछ ना कुछ रिसर्च करते ही रहते हैं, लेकिन हम अपनी खुद की शरीर के बारे में कितना जानते हैं? ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा थोड़ा तो सबको ही पता है, लेकिन इन डेप्थ मतलब गहराई में हम कितना जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होता है, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं। तो इसीलिए आज हम ऐसे ही 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे हमारे बॉडी से रिलेटेड कि क्या क्या कैसे कैसे और क्यों होता है, और मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, तो वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चैप्ड लिप्स यानी कि होठों का फटना। दोस्तों इस चीज़ से तो हर किसी को नफरत है और परेशानी भी। ऑब्वियसली फटा हुआ होठ किसको पसंद होगा, है ना? कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है, रूखा सूखा सा रहता है और कभी कभार तो खून भी निकलता है। तो आखिर ऐसा होने का वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो आपका ये दोस्त कब काम आएगा? देखो, हमारा होठ बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि हमारा स्किन यानी कि त्वचा का जो ऊपर का हिस्सा है एपिडर्मिस, उसका जो सबसे बाहरी लेयर होता है जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, वो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों के तुलना में हमारे होठ के एरिया में बहुत ही ज़्यादा थिन यानी कि पतला होता है। इतना पतला कि अंदर का ब्लड वेसल्स का कलर भी बाहर से दिखता है, इसलिए होठ ज़्यादातर रेडिश या पिंकिश कलर का होता है। होठों की नमी बरकरार रखने के लिए इनमें ऑयल ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड भी नहीं होता है, और धूप से बचने के लिए बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह इनमें बाल भी नहीं होता है। अब जब सर्दी का मौसम आता है तब क्या होता है, हमारे सराउंडिंग्स के हवा में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी कम होने के कारण हमारे होठों का नमी भी उड़ जाता है, जिससे हमारा होठ सूख जाता है और अल्टीमेटली फट जाता है। फिर हम उन सूखे होठों को भिगोने के लिए जीभ से ऐसे चाटते हैं, लेकिन वो भी कुछ देर बाद इवापोरेट हो जाती है, उड़ जाती है, होठों को पहले से ज़्यादा बदतर और सूखा बनाकर। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं होठ फटने का, जैसे होठों पे ज़्यादा हवा लगाने से, धूप में ज़्यादा रहने से, मुंह से सांस लेने से, और कुछ फूड आइटम्स खाने से भी, और कुछ मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, लिप बाम एक्सेट्रा यूज़ करने से भी। अब आप अपने होठों को फटने से बचा कैसे सकते हैं? जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, मतलब हमें पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को कभी पानी की कमी महसूस ना हो। और नाक से ही सांस लेना है, ना कि मुंह से, क्योंकि मुंह से सांस लेने से होठ सूख जाते हैं और बाद में फट जाते हैं। और होठों को जीभ से तो बिल्कुल नहीं चाटना है। अच्छा खाना खाना है, अच्छा कॉस्मेटिक्स, लिप बाम्स वगैरह यूज़ करना है, और ज़्यादा धूप और ज़्यादा हवा से बचना है। लेकिन अगर आपका होठ ज़्यादा फट जाता है, ज़्यादा खून निकलता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। रनी नोज यानी कि नाक का बहना। दोस्तों ये चीज़ तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि हमारा नाक यूजुअली कुछ वजहों से बहता है, जैसे सर्दी, जुकाम, एलर्जीज, साइनस इन्फेक्शन एक्सेट्रा, और कभी कभार रोने से, या फिर तीखी चीज़ें खाने से, या ठंड लगने से। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखो, हमारे नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो म्यूकस यानी कि बलगम सिक्रेट करता है, और यही म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ कारणों के चलते कभी कभी ज़्यादा म्यूकस बना लेता है, जो कि हमारे नाक से बाहर निकलता है, और इसी कंडीशन को राइनोडिया या रनी नोज कहते हैं, मतलब कि वही बहती नाक। पर यह सवाल ये है कि हमारा नाक या फिर कह लो हमारा शरीर म्यूकस बनाती ही क्यों है? इसका जवाब है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। जी हाँ, म्यूकस में म्यूसिन नाम का एक पदार्थ होता है जो म्यूकस को जेल जैसा बनाता है, जिसके वजह से ये डस्ट, जर्म्स एक्सेट्रा को नाक के अंदर घुसने नहीं देता है, रोक लेता है। और तो और म्यूकस में एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स भी होते हैं, जो जर्म्स और फॉरेन पार्टिकल्स को मार देते हैं, और जो हम सांस लेते हैं उसे विशुद्ध कर देता है। तो दोस्तों अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि कुछ सिचुएशंस में हमारे नाक क्यों बहते हैं। तो पहला सिचुएशन है वाइल्ड क्राइंग। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू के साथ साथ हमारे नाक भी बहना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोते वक्त हमारे आंसू टीयर डक्ट से निकल के नेजल कैविटी में पास हो जाता है, फिर नाक के अंदर जाके म्यूकस, एलर्जेंस एक्सेट्रा से मिक्स होके नाक से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा सिचुएशन है व्हाइल हैविंग ए कोल्ड। जब कोल्ड यानी कि जुकाम का वायरस हमारे शरीर में घुसता है, तब हमारा शरीर हिस्टामिन नाम का एक सब्सटेंस बनाता है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे बचाव के लिए, जिसके वजह से हमारे नाक में म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर क्या? नाक का बहना शुरू? नहीं, मेरा नहीं है।
अगला सिचुएशन है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। सर्दियों के मौसम में हमारा नाक इसलिए बहता है क्योंकि उस टाइम ठंडी हवा में मॉइस्चर कम रहता है और सांस लेने पर नाक के अंदर का रास्ता भी ड्राई कर देता है, यानी कि सुखा देता है, जिसके वजह से और इरिटेंट्स नाक में आ जाते हैं और इससे नाक के नज़ल टिश्यूज में स्टिमुलेशन होता है। इसके लिए और भी ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता है नाक को मॉइस्ट करने के लिए, गीला गीला रखने के लिए, और एक्सेस म्यूकस नाक से बाहर निकल जाते हैं। अगला सिचुएशन है व्हाइल ईटिंग हॉट एंड स्पाइसी फूड आइटम्स। फूड आइटम्स जैसे मिर्चियों में, सरसों वगैरह में कैप्साइसिन और एलिल आइसोथायोसाइनेट होते हैं, और जब हम ये सब चीज़ें खाते हैं तब कैप्साइसिन और एलिल आइसोथायोसाइनेट हमारे फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी या गलकोश जो भी आप कहते हो, वो होके हमारे नाक में आ जाते हैं और ये आके नाक में हीट सेंसिंग रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हमारे नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इरिटेशन होता है, जलन होता है। तो जाहिर सी बात है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म हमारा नाक, हमारा बॉडी कुछ तो रिएक्ट करेगा। जी हाँ, सही फरमाया आपने। इन केमिकल्स से छुटकारा पाने के लिए हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा म्यूकस बनाता है और हमारा नाक बहता है, बहता है, बहता ही रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के ये सोचा है कि हमें पसीना क्यों आते हैं? हाँ या ना कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, आप बस सुनते रहिए। पहली बात ये है कि पसीना है क्या? जवाब है, ये एक लिक्विड है जो हमारे बॉडी से निकलता है, जिसमें ज़्यादातर पानी ही होता है और साथ में होता है सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इसका टेस्ट नमकीन होता है। ओए, क्या मतलब मैं सिर्फ ये सब चीज़ें टेस्ट करता रहता हूँ? मैंने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं किया है, मेरे एक दोस्त ने बताया था। वेल, जोक से पार्ट। दूसरी बात है कि हमें पसीना कब आता है? जवाब आप सबको पता ही होगा, जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सरसाइज करने से, गर्मी से, स्ट्रेस, टेंशन या फिर हार्मोन शिफ्ट जैसी चीज़ों से। हमारा पसीना जनरली इसलिए निकलता है ताकि हमारा शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो अंदर का तापमान है, वो कंफर्टेबल रह सके। ये क्या करता है, जो एक्सेस हीट पैदा होता है हमारे शरीर के अंदर, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल फेंकता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाओगे कि अगर हमारा पसीना नहीं निकलता, स्वेटिंग नहीं होता, तो हमारा शरीर अंदर से बाहर लिटरली रोस्ट हो जाता। वो वाली रोस्टिंग नहीं, जलने वाला रोस्टिंग, पूरा जल जाता। आप सोच पा रहे हो हमें कितना मदद करता है स्वेटिंग। स्वेटिंग अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइप का होता है, हर किसी में बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये, जैसे बॉडी साइज, एज, मसल मास, हेल्थ स्टेटस, फिटनेस लेवल एक्सेट्रा। तो अब आपको पता चल गया है कि हमारा पसीना क्यों निकलता है, और ये भी पता चल गया होगा कि पसीना निकलना अच्छा होता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पसीना बहाते ही रहोगे। ज़्यादा पसीना एक साथ निकलने से डिहाइड्रेशन और कमजोरी भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में, एक प्रॉब्लम या फिर आप कह सकते हो कि एक बीमारी जिससे ऑलमोस्ट हर कोई पीड़ित है एक उम्र के बाद या फिर कोई कोई कम उम्र में ही, जिसे हम लोग जनरली हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिससे दुनिया भर में हर साल लगभग 7.6 यानी कि 7.6 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है, जो कि लगभग 56 करोड़ यानी कि 56 करोड़ के आसपास है। ओ माय गॉश। तो ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, वगैरह वगैरह मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। देखो, इन जनरल ब्लड प्रेशर यानी कि जिसे हम बीपी कहते रहते हैं, ये वो प्रेशर है जो हमारे रगों में बहती हुई खून अपने ही रगों के वाल पे, अंदर से जो वाल है उस पे, या फिर आप कह सकते हो कि ब्लड वेसल्स के वाल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है या फिर जो प्रेशर देता है, वही है ब्लड प्रेशर। पर ये प्रेशर आता कहाँ से है, कैसे होता है? जवाब है, हमारा हार्ट जो ब्लड पंप करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, वहीं से आता है ये प्रेशर, और ख़ास करके हमारे बड़े बड़े आर्टरीज पे। ये यूजुअली एक्सप्रेस होता है सिस्टोलिक प्रेशर में, मतलब एक हार्ट बीट होते वक्त जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। ओवर डायस्टोलिक प्रेशर मतलब दो हार्ट बीट के बीच में जो मिनिमम प्रेशर होता है, मतलब सबसे कम प्रेशर होता है, इन्हें कार्डियक साइकिल यानी कि एक हार्ट बीट से लेकर दूसरे हार्ट बीट तक। ब्लड प्रेशर mmHg में मापा जाता है, मतलब मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जो मशीन यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए, उसे स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। लोग अक्सर ब्लड प्रेशर मापने वाला मशीन कहते हैं। ब्लड प्रेशर 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। पहला,
कार्डियक आउटपुट, मतलब एक यूनिट टाइम में हमारा हार्ट कितना वॉल्यूम का ब्लड पंप करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल से। दूसरा, सिस्टेमेटिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, ये वो रेजिस्टेंस है जो खून को ओवरकम करना पड़ता है, पार करना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के लिए और एक फ्लो क्रिएट करने के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए। और तीसरा, आर्टेरियल स्टिफनेस, ये 2 कारणों से होता है। बायोलॉजिकल एजिंग, मतलब जो हमारा उम्र नेचुरली बढ़ रहा है वो, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब हमारे आर्टेरियस का जो वॉल है वो थिक एंड हार्ड हो जाता है और इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे ये ब्लड फ्लो को भी रोक देता है ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ में। और तो और बीपी वेरी करता है, डिपेंड करता है आपके सिचुएशंस पे, आपके इमोशनल स्टेट पे, कि आप खुश हो, दुखी हो, आपके एक्टिविटीज़ पे कि आप क्या कर रहे हो, और आपके तबीयत पे भी डिपेंड करता है। हम सब लोगों को ये तो पता है कि जो ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। और जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, मतलब ना हाई ना लो, उसे कहते हैं नॉर्मोटेंशन। लेकिन अगर हाइपरटेंशन ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक रहता है तो वो स्ट्रोक, किडनी फेलियर और हार्ट डिजीज़ जैसे बीमारियों का कारण भी बन सकता है। और लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन ही कॉमन होता है लॉन्ग टर्म हाइपोटेंशन से, मतलब हाई ब्लड प्रेशर ही ज़्यादा कॉमन होता है ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर से। यह बीमारी या प्रॉब्लम होने का कारण मेनली तो हमारा फूड हैबिट्स ही है कि खाने में ज़्यादा सॉल्ट, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, और एक्सरसाइज ना करना। हम इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करके, अच्छा डाइट मेंटेन करके, मेडिटेशंस वगैरह करके। हाँ, इसे पूरी तरीके से ख़त्म करना तो शायद पॉसिबल नहीं है, पर हाँ कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। दोस्तों, बर्थ मार्क यानी कि जन्म चिन्ह एक ऐसा मार्क है, एक ऐसा चिन्ह है, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा दाग है जो हमारे बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, मतलब जन्म से ही होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, और ये होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं होता है? आइए जानते हैं। बर्थ मार्क या जन्म चिन्ह हमारे जन्म से ही या फिर जन्म के कुछ दिनों बाद ही हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के स्किन में दिखने वाला एक मार्क है, दाग, धब्बा या जो भी आप कहो। ये होता है कुछ चीज़ों के ओवरग्रोथ के वजह से, ज़्यादा हो जाने के वजह से, जैसे ब्लड वेसल्स, मेलानोसाइट्स, मतलब एक टाइप का सेल जिसमें मेलानिन पिगमेंट रहता है, स्मूथ मसल्स, मतलब मांसपेशी, फैट, फाइब्रोब्लास्ट्स, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल होता है जो कोलाजन और बाकी फाइबर्स बनाता है, और केराटिनोसाइट्स, मतलब केराटिन बनाने वाला सेल। केराटिन मतलब एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारा हेयर यानी कि बाल, स्किन और नाखून बनाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट्स ने इसको 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक है पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स, दूसरा है वस्कुलर बर्थ मार्क्स। पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स होते हैं एक्सेस स्किन पिगमेंट सेल्स के वजह से, आप कह सकते हो मेलानिन पिगमेंट के वजह से। वो है मोल्स, कैफे ओलेट स्पॉट्स और मंगोलियन स्पॉट्स। वस्कुलर बर्थ मार्क्स, जिसे रेड बर्थ मार्क्स भी कहते हैं, वो होते हैं ब्लड वेसल्स ज़्यादा होने की वजह से, जैसे मैकुलर स्टेन्स, जिसे सैल्मोन पैचेस भी कहते हैं, हेमांगियोमास और पोर्टवाइन स्टेन्स। 10 में से 1 बच्चे को वस्कुलर बर्थ मार्क हो जाता है जन्म के पहले साल से ही। तो आखिर में ये कहना चाहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। बर्थ मार्क्स आमतौर पर हार्मलेस होते हैं और उनका कोई इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग तो बर्थ मार्क्स पे टैटूज़ बना लेते हैं डिज़ाइन करके, और पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं वक्त के साथ कुछ केसेस में। लेकिन किंतु परंतु वस्कुलर बर्थ मार्क्स कॉस्मेटिक कारणों की वजह से हटाया भी जा सकता है, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट से इसका साइज़ और कलर कमाया जा सकता है, और सर्जरी से पूरा का पूरा हटाया भी जा सकता है, पर आमतौर पर इनका ज़रूरत नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंदर देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर कर दीजिए, ताकि जब भी आपका एक दोस्त इसे जानकारी बड़ी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही जाएगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं फैक्ट्स और मोटिवेशन कोट्स डालता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।